हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 के मैथ्स के प्रश्न सॉल्व करेंगे। और ये जो एग्ज़ाम है आपका 27 जून 2023 को शिफ्ट 4 में हुआ था, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम है आपका ग्रेजुएशन लेवल पर है और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है। और आज जो डेट है वो है 20 जून 2024। और देखिए आज जो है आप में से काफ़ी लोगों का जो है एग्ज़ाम आज है, ठीक है। और जो लोग आज एग्ज़ाम देकर आए हैं और ये वीडियोस देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, ठीक है। और इसके अलावा देखिए ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है और इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे और वो आपका लास्ट सेट होगा इस बार का, ठीक है। जो बाकी आपके सेट बचे हैं वो हम अगली बार कवर करेंगे, क्योंकि इसमें जो है कंटेंट मेरे को खुद टाइप करना पड़ता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो जो है कुल मिलाकर जो है इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है और मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा लगती है, ठीक है। और इतना टाइम मुझे नहीं मिलता, ठीक है। तो जो बाकी सेट बचे हुए हैं आपके यहाँ पर 4 से 5 सेट और बचे हुए हैं, 5-6 सेट और बचेंगे, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर बाद में कंप्लीट कर लेंगे अगली बार जब आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखिए राम ने 2 बैग प्रत्येक 1260 की दर से बेचे और एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि हुई। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना कैलकुलेट करके बताओ। देखिए प्रत्येक 1260 में बेचा गया, इससे हमें आइडिया लग चुका है कि यहाँ पर जो 2 बैग बेचे गए वो समान विक्रय मूल्य पर बेचे गए। एक पर 20% का लाभ हुआ, यानी कि 1/5 इसकी प्रतिशत वैल्यू, सॉरी फ्रैक्शन वैल्यू। तो यहाँ पर 5 पर 1 का प्रॉफिट होगा, तो 5 की वस्तु 6 में बिकी होगी। और हानि की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर 5 पर 1 का लॉस हुआ होगा, तो 5 की वस्तु 4 में बिकी होगी। तो यहाँ पर 5 की वस्तु जो है 6 में बिकी और दूसरा बैग जो है ये 5 का जो है 4 में बिका, ठीक है, 4 यूनिट में बिका। ये आपके पास कॉस्ट प्राइस सीपी हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस एसपी हो जाएगा। आपको पता है कि विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए था क्योंकि प्रत्येक 1260 में बेचा गया था। तो आप इसको बराबर बनाने के लिए यहाँ पर इसको 2 से गुणा कराएंगे और इसको 3 से गुणा कराएंगे, क्योंकि 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। तो इसको बराबर बनाने के लिए हमने यहाँ पर इसको 2 से इसको 3 से गुणा किया। तो जब आप इस रेशियो को यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा, 6 दूनी का 12 हो जाएगा और ये आपके पास 5 त्रिका 15 हो जाएगा और यहाँ पर जो है 4 त्रिका 12 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रय मूल्य जो है आपका ये 12-12 यूनिट का बराबर हो, सॉरी विक्रय मूल्य जो 12-12 यूनिट का बराबर हो चुका है और क्रय मूल्य 10 और ये 15 यूनिट का। तो टोटल करेंगे तो यहाँ पर 25 यूनिट का क्रय मूल्य और 24 यूनिट का विक्रय मूल्य, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर कितने का लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ, कितने पर, 25 पर, और गुणा कराएंगे 100 से। तो ये आपके पास यहाँ पर माइनस का 4% जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह जो है लॉस यानी कि हानि को रिप्रेजेंट करता है, ये मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखिए यदि एक घन का आयतन आपको दिया गया तो यहाँ पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये घन का आयतन जो है भुजा क्यूब होता है, ये आपको पता है, बराबर बताया गया 12,167। ये जो लिखा हुआ है ये 23 का क्यूब होता है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 23, यानी कि 23 आ जाएगा। तो यहाँ पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कैलकुलेट करना है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर 6 गुणा में 23 का स्क्वायर करेंगे 529 होगा और इसका 6 गुणा करेंगे तो 6 9 54, यूनिट डिजिट तो हमारे पास 4 आएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए अप्रोक्सीमेट किसके पास जाएगा, 30,000 के अप्रोक्सीमेट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 3174 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखिए ये भी आसान सा प्रश्न है, इसमें अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप यहाँ पर इसको इजीली बना सकते हैं। भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, मैंने यहाँ पर क्या किया, दोनों साइड माइनस का 2 किया तो 18 माइनस का 2। हालांकि मैं डायरेक्ट लिख सकता था x माइनस 1/x बराबर 4, क्योंकि हमें यहाँ पर पता चलेगा कि x माइनस 1/x की वैल्यू जो है हमें चाहिए होगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का, और ये बराबर हमारे पास कितना आ चुका है, 16 आ चुका है। तो x माइनस का 1/x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास 4 है, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करते हैं, 4 का क्यूब करते हैं और माइनस, सॉरी इसमें प्लस कर देते हैं, 3 गुणा में 4, ठीक है। तो 64 में 12 ऐड करेंगे यानी कि 76 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दूध का क्रय मूल्य 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया। दूध वाले ने पहले दूध को 10% लाभ पर बेचा, यदि वह उसी दर पर दूध बेचता तो अब उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए 10% लाभ पर बेचा यानी कि 1/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 10 पर 1 का प्रॉफिट लिया होगा। तो 10 की वस्तु जो है इसने पहले 11 में बेची होगी और पहले जो है
क्रय मूल्य आपको बताया गया था 60 था, तो ये डेटा 6 गुना लिखा हुआ है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य हमारे पास 66 हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये क्रय मूल्य हो जाएगा और ये विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस हो जाएगा। आपसे प्रश्न में क्या बोला गया, प्रश्न में बोला गया कि क्रय मूल्य को 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया। ठीक है, लेकिन विक्रय मूल्य को जो है यहाँ पर उसी दर पर दूध बेचता, ये आपसे बताया गया था, यानी कि यहाँ पर विक्रय मूल्य को 66 ही रखा गया। तो आप देख लीजिए 4 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 62 पर गुणा कर देंगे 100 से, तो ये 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 31, यानी कि 200 के अंदर आपको डिवाइड करना 31 का, तो यहाँ पर ये आपके पास क्या हो जाएगा 31 से जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर 36 18 6 बार चला जाएगा, यानी कि 2 ऑप्शन तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए 186 और बचा कितना 14.140, और यहाँ पर 4 त्रिका 12, 4 बार चला जाएगा, 5 बार जाएगा नहीं, तो ये 0.45% जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें देखिए सोनम ने जो है 27,000 में एक मोबाइल फ़ोन खरीदा और उसे 19% की हानि पर बेच दिया। अब उस पैसे से उसने एक टैबलेट खरीदा और उसे जो है 20% के लाभ पर बेच दिया। उसके कुल लाभ या हानि की गणना आपको कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर ये सोनम ने जो है 27,000 में ये मोबाइल फ़ोन इसने ख़रीदा था, ये कॉस्ट प्राइस आपको बताएगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस जब आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए 27,000 में उसने फ़ोन ख़रीदा था, 19% के लॉस पर इसने क्या कर दिया, बेच दिया। तो 27,000 पर 19% का लॉस होगा, इसका मतलब यहाँ पर 81% में इसने बेचा था। ठीक है, तो इसका 81% कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये जो है वो धनराशि आ गई जितने में इसने बेचा था। अब इस पैसे से इसने जो है एक टेबलेट खरीद लिया और उसे 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/5 होती है, तो 5 पर 1 का प्रॉफिट लिया, यानी कि आप इसका 6/5 कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे आपके पास यहाँ पर 2 0 कट जाएंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 पंचे 25, 5 चौके 20, 54 आ जाएगा, 6 नम 54 होता है, और ये हो जाएगा 6 इंटू में 729, और ये इंटू में 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 चौके 6 नम 54 हासिल 5, 6 दूनी का 12 17, और 7 के 42 43, और ये गुणा 6, 6 चौके 24, 2 44, 4 18 22 हासिल 2, 6 चौके 24, 2 26, यानी कि इतने में जो है उसने बेच दिया। तो टोटल देख लीजिए यहाँ पर, देखिए कम में बेचा गया, इसका मतलब यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर ये लाभ वाले तो ऑप्शन ख़त्म। कितने कम में बेचा जा रहा है, देखिए यहाँ पर ये 56 और ये 756 की आपको यहाँ पर कमी दिखाई पड़ रही है, यानी कि 756 का यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर इसका मान कैलकुलेट करके बताना। आप यहाँ पर टेन थीटा को क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो इनको साइन थीटा और कोस थीटा में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें भी मैं देखिए डायरेक्ट कुछ नहीं कर रहा, डायरेक्ट करेंगे तो इसमें आप टाइम बचा पाएंगे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, इसमें देखिए तिरछा गुणा करें तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा ऊपर बनेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 आ जाएगा, बट्टे में क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा आ जाएगा। यानी कि हमें साइन थीटा इंटू में कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड हमने क्या किया, स्क्वायर किया, तो इस साइड आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये प्लस के अंदर 2 साइन थीटा इंटू में क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा, और ये बराबर की साइड हो जाएगा 11/9। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इधर लाकर माइनस कर देंगे। ये सारी चीज़ें आप डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं, इतना ज़्यादा डिटेल्स में लिखते नहीं है। ठीक है, बराबर 11/9 माइनस का 1 आ जाएगा, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/9 बचेगा, और ये 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बराबर की साइड हमारे पास कितना आया, 1/9 आया। जब आप 1/9 इसमें रखेंगे, भाई 1 के बट्टे में 1/9 रखेंगे तो 9 तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 9 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत भार आपको बताया गया है। यदि कक्षा के शिक्षक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो औसत में जो है 0.5 kg की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक का भार क्या होगा। देखिए शिक्षक अगर अपने साथ 60 किलो वेट लेकर आता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एवरेज यहाँ पर 0.5 से बड़ा है। 0.5 से बड़ा कितने लोगों में, 30 पहले था, एक शिक्षक और आ गया, यानी कि 31 लोगों में। सॉल्व कर दीजिए, 31 का आधा ये आपके पास 15.5 और ये 75.5 आपके पास यहाँ पर जो है शिक्षक का भार आ जाएगा। ठीक है,
इन 5 राज्यों में जो है एक साथ मिलाकर दिसंबर 2021 में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या सितंबर 2021 में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो 2021 दिसंबर 2021 में आप टोटल कर दीजिए 80, 110, 135, 140, 150 आपके पास इनका टोटल बना। इसके बाद यहाँ पर आप सितंबर 2021 में टोटल करेंगे 90, 140, 180 और ये 200 बनेगा। 200 का 150 कितना प्रतिशत है, ये आपको कैलकुलेट करना था। ये डायरेक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। 75% आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए आर और एस क्रमशः ट्राइंगल एक्स वाई जेड की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। साथ ही यहाँ पर आपको ये भुजाएं दे रखी हैं, तो आर एस बराबर कैलकुलेट करना है और ये वाई जेड के पदों में आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए इस टाइप का प्रश्न मैंने आपको सॉल्व करवाया हुआ है पहले भी। देखिए जब भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ट्रायंगल खींचते हैं यहाँ पर एक्स वाई जेड है, एक्स वाई और ये जेड है। एक्स वाई का मध्य बिंदु आपको बताएगा आर है और यहाँ पर इसका मध्य बिंदु बताएगा आपके पास ये जो है एक्स, ये आपके पास यहाँ पर जो है एस बताएगा। ठीक है, जब हम आर और एस को आपस में मिलाते हैं तो ये वाली भुजा जो है इसके समांतर होती है और ये समांतर होती है, इसका मतलब यहाँ पर ये 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपको ये बताया गया प्रश्न में कि एक्स आर जो है ये 15 सेंटीमीटर है और यहाँ पर जो है एक्स वाई जो है ये आपको बताया गया यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये वाला ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल के समरूप है। तो समरूप है तो संगत भुजाओं का आपस में अनुपात बराबर होगा, यानी कि आर एक्स का जो यहाँ पर एक्स वाई के साथ रेशियो होगा वही आर एस का जो है वाई जेड के साथ रेशियो होगा। तो आर एस का वाई जेड के साथ रेशियो क्या हो जाएगा, वही यहाँ पर 15 का 25 के साथ जो रेशियो होगा, 15 का 25 के साथ जो रेशियो होगा तो 3:5 आ जाएगा। तो आर एस बराबर क्या आ जाएगा, 3:5 और इंटू में वाई जेड इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी में जो है डी और एफ क्रमशः भुजा एबी और एसी के मध्य बिंदु है और ई रेखाखंड डी एफ पर एक ऐसा बिंदु है कि ये आपको यहाँ पर रेशियो दे रखा है डी ई का डी ई एफ के साथ। तो डी ई बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो बी सी जो है इनमें से किसके बराबर है। देखिए ये भी प्रश्न आसान सा, आप दिमाग के अंदर कैलकुलेशन जो है करके इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर डायग्राम जो है दिमाग में बना पा रहे हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर ए बी सी आपके पास ये ट्रायंगल है और इसमें देखिए यहाँ पर ये आपको मध्य बिंदु दे रखा है ए बी का डी और यहाँ पर ए सी का एफ। जब आप इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो मैंने आपको बता रखा है जब मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये वाली भुजा जो है इस भुजा के समांतर होगी और समांतर होगी तो पिछले वाले जो है कंसेप्ट की तरह यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल के समरूप होगा और समरूप होगा तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इसमें डी एफ पर एक बिंदु आपको दे रखा है ई और इसका रेशियो बता रखा है डी ई का ई एफ के साथ 1:2। अगर हम यहाँ पर टोटल करें डी एफ तो डी एफ हमारे पास टोटल कितनी है, डी एफ हमारे पास टोटल 3 यूनिट के, जबकि यहाँ पर आपको डी ई बताया गया यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आपको बताई गई 4 सेंटीमीटर। इस 1 यूनिट की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है तो टोटल डी एफ जो है ये भी 3 ना होकर 3 का 4 गुणा करें यानी कि 12 सेंटीमीटर आपके पास ये वाली भुजा आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये इसका मध्य बिंदु था और मध्य बिंदु था यानी कि ये 1 यूनिट, तो ये भी आपके पास 1 यूनिट होगी। तो ये पूरी भुजा जो है आपके पास यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट की हो जाएगी। तो जब आप इस वाले ट्रायंगल में देखें तो 1 यूनिट और इस वाले ट्रायंगल में देखें तो 2 यूनिट, यानी कि इनकी भुजाओं का अनुपात क्या है, 1:2। तो यहाँ पर डी एफ का बी सी के साथ जो रेशियो होगा ये भी तो 1:2 ही होगा और 1 यूनिट की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 12 गुणा हो जाएगी यानी कि 24 सेंटीमीटर आपके पास बीसी की लंबाई होगी। ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें देखिए सभी वर्षों में बनाए गए शतकों की कुल संख्या कैलकुलेट करने, तो टोटल कर लीजिए। ए में देखेंगे तो यहाँ पर ये 5 बन रहा है टोटल, इसमें देखेंगे तो ये 4 बन रहा है, इसमें देखेंगे तो 2 बन रहा है, इसमें 3 और इसमें 3, तो 9 2 11 और ये 6 17 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में रितिका की आयु विपुल के आयु की 3 गुना है। 7 वर्ष बाद रितिका की आयु विपुल के आयु की 2 गुनी होगी। तो रितिका की वर्तमान आयु ज्ञात करके आपको बतानी है। तो इसमें देखिए रितिका मान लीजिए ये रितिका है और ये विपुल है, इसकी आयु की 3 गुना है। ठीक है, ये वर्तमान आयु का रेशियो आपके पास दिया गया है।
अब 7 वर्ष बाद जो है यहाँ पर विपुल की आयु का 2 गुना हो जाती है, आपसे प्रश्न में बोला गया। अब देखिए कितने भी वर्ष बाद चले जाइए, कितने भी वर्ष पहले चले जाइए, जो इनके आयु का गैप होगा वो आपस में बराबर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर गैप 2 का और यहाँ पर 1 है, तो बराबर बनाने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा इस रेशियो को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 से गुणा करेंगे तो ये 4:2 बन जाएगा। तो अब देख लीजिए यहाँ पर गैप बराबर बन चुका है और यहाँ पर भी देखें तो गैप बराबर बन चुका है, यानी कि यहाँ पर +1 हो रहा है और यहाँ पर भी +1 हो रहा है, जबकि हम जा कितने बाद रहे थे, 7 वर्ष बाद जा रहे थे। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 7 वर्ष है। तो वर्तमान आयु आपसे पूछी गई रितिका की, यानी कि ये भी आपके पास 3 ना होकर 7 गुना हो जाएगी। तो 21 वर्ष जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब ये भी आसान सा प्रश्न है, देखिए इसको भी आप दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए 1 + 10 स्क्वायर थीटा ये जो लिखा हुआ है इसको आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। ये सारी चीज़ें आप दिमाग में करते हैं। अब 32/सेक स्क्वायर थीटा में से घटाएंगे 20/सेक स्क्वायर थीटा, तो बचेगा क्या, 12/सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, यही तो बचेगा। और 1/सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 12 कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और प्लस में क्या था, 12 साइन स्क्वायर थीटा था। अब यहाँ से आपको 12 कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो 12 जैसे कॉमन लिया तो कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। देखिए पेन उठाने तक की भी आवश्यकता नहीं थी इस प्रश्न में, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो 12 × में 1 करेंगे, यानी कि 12 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, अब इसमें देखिए 80 रुपये प्रति किलो की लागत वाले 20 किलो चावल को 100 रुपये प्रति किलो की लागत वाले y किलो चावल के साथ मिलाया जाता है। तो इस मिश्रित चावल का मूल्य आपको बताया गया 84 रुपये है। तो y का मान कैलकुलेट करना, एलिगेशन लगा दीजिए, ये 80 और ये 100 और ओवरऑल हमें दे रखा 84 84। तो डिफरेंस करेंगे यहाँ पर 16 का, यहाँ पर डिफरेंस करेंगे 4 का। जब आप इनका रेशियो बनाएंगे तो 4:1 बनेगा। और यहाँ पर ये जो 80 रुपये प्रति किलो मूल्य वाले चावल जो थे इनका वेट आपको बताएगा कितना, 20 kg, यानी कि इस 4 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 20 kg है। तो डेटा यहाँ पर 5 गुना लिखा हुआ है। तो ये जो 100 रुपये प्रति किलो वाले जो चावल थे ये भी 1 यूनिट ना होकर 1 का 5 गुना करेंगे तो ये आपके पास 5 kg आ जाएगा। और ये आपको यहाँ पर y दे रखा था, यानी कि y बराबर कितना आया, 5 kg। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। अब ये भी देखिए आप डायरेक्ट इसको आंसर बना सकते हैं भाई, -1 + 1 आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी कि आंसर 0 आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए अगर आप 11 की पावर 7 को 10 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों को अलग अलग 10 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इसको 10 से डिवाइड और 9 को भी 10 से डिवाइड करिए, तो यहाँ पर रिमाइंडर आपके पास प्लस का 1 बचा, पावर 7 करेंगे और यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर माइनस का 1 बचेगा, तो ये 1 माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0, आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक व्यापारी ने जो है एक मेज़ पर इतने का मूल्य अंकित किया और उसे 33% की छूट देकर बेच दिया। यदि उसका लाभ 42% था तो मेज़ का क्रय मूल्य क्या था, यह कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पर ये मार्क प्राइस जो है 37,062, इस पर 33% की छूट दी गई, यानी कि इसका अगर आप 67% कैलकुलेट कर लें तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। 42% का प्रॉफिट होता है, यानी कि यहाँ पर जो है 42% का प्रॉफिट हुआ तो ये प्रॉफिट हम कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं। क्रय मूल्य जो अपने आप में 100% था तो इसका 142% कैलकुलेट करेंगे तो ये भी विक्रय मूल्य होगा, आपस में बराबर होंगे। कैलकुलेट कर दीजिए भाई, 100 से यहाँ पर ये 100 डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 67 तो यहाँ पर 142 से कट नहीं रहा, तो यहाँ पर ये जो है ये वाला डेटा इससे कटा होगा, क्योंकि ऑप्शन आपको पूर्णांक में दे रखे हैं। तो इसको काटेंगे 2 से, तो यहाँ पर ये 71 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 18 दूनी का 36, 5 दूनी का 10, 3 दूनी का 6, 2 एकम 2। अब देख लीजिए यहाँ पर, और ये 67 अभी भी नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर यही इससे दोबारा कटा होगा। तो यहाँ पर ये आपके पास CP इक्वल टू क्या आ जाएगा, 67। इसमें 71 का डिवाइड करेंगे तो देखिए 142 2 बार चला जाएगा। ठीक है, बचा कितना, 43 उतारेंगे 3, 433 और 433 में 67 का कितनी बार, ये 71 का कितनी बार चला जाएगा, 7 × 42, ये 6 बार पूरा यहाँ पर 6 बार चला जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 बचा और उतारेंगे 1, 71 अब 1 बार चला जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, 71 का इसमें डिवाइड किया तो हमारे पास 261 है, इसके 67 से गुणा करा देते हैं। 67 का 1 गुणा क्या होगा, 67 का 1 गुणा 67 होगा 7, हासिल 6 आएगी। 67 का 6 गुणा कितना हो जाएगा, 360, 42, 402, 408 हो जाएगा और हासिल आएगी 40। और यहाँ पर 67 का 2 गुना करेंगे तो 134 और 40 कितना हो जाएगा,
174 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। अब इसमें देखिए इतने सप्ताह में जो है राम ने विज्ञान अनुसंधान के लिए इतने जुटाए और 30 सप्ताह में कितना धन जुटा लेगा। तो 46.5 वीक इक्वल टू दे रखा 2170 रुपये। ठीक है, तो 30 वीक में जो है कितना धन जुटाएगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो 30 इंटू में क्या हो जाएगा 2170/46.5 कैलकुलेट कर दीजिए। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा। 15 से काटेंगे 15 3 45, 15 एकम 15, 15 दूनी का 30 हो जाएगा। ये 31 का 7 गुना 217 होता है, ये 700 आ जाएगा, यानी कि 1400 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए अनिता और अरुण एक काम को 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने उस काम को 48,000 में पूरा करने का वादा किया। अरुण की मदद से उन्होंने 6 दिन में काम पूरा किया। अनिता और आनंद के हिस्से का योग कैलकुलेट करके बताना। देखिए इनको मैं अलग अलग मान लेता हूँ, ये ए मान लेता हूँ, ये आनंद को बी मान लेता हूँ, अरुण को मैं यहाँ पर सी मान लेता हूँ। आपसे बोला गया ए जो है ये 12 दिन और आनंद जो है ये 18 दिन में और अरुण जो है ये यहाँ पर अरुण की सहायता से कौन ए और बी यानी कि अनिता और आनंद इसकी सहायता से 6 दिन में काम कंप्लीट कर देते, ये प्रश्न में बोला गया। ठीक है, एलसीएम लेंगे 36 होगा। 3 यूनिट इसकी एफिशिएंसी, 2 यूनिट इसकी एफिशिएंसी और इन सभी के मिलाकर 6 यूनिट एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है ये राशि जो है इनकी एफिशिएंसी के रेशियो में बटेगी, तो यहाँ पर तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी हमारे पास 6 यूनिट आ रही है। तो यानी कि इसी 6 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 48,000, यानी कि डेटा यहाँ पर 8,000 गुना लिखा हुआ है। और यहाँ पर हमसे पूछा गया है अनिता और आनंद, अनिता और आनंद यानी कि ए और बी का मिलाकर हिस्सा कैलकुलेट करना है। तो 3 + 2 भाई 3 यूनिट और 2 यूनिट यानी कि टोटल कितना हो 5 यूनिट। तो ये भी 5 ना होकर 5 का 8,000 गुना कर देंगे, यानी कि 8 × 5 = 40,000 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर 16,875 की राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई थी और 1 वर्ष 8 महीने के अंत में कुल राशि 18,000 थी। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करनी। तो टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, ये 1 + 8/12 हो जाएगा। हमने ईयर में कन्वर्ट किया तो 4 दूनी 8, 4 × 12, 3 2 5/3 ईयर जो है ये आपके पास टाइम आ चुका है। यानी कि अगर हम यहाँ पर इतने की राशि जो थी 16,875 रेट ऑफ इंटरेस्ट आर मान लें और टाइम हमारे पास 5/3 वर्ष का, डिवाइड करेंगे 100 से तो ये ब्याज आएगा। और ब्याज देख लीजिए यहाँ पर मिल कितने का रहा है भाई, यहाँ पर देखिए 125 और ये 1,000 यानी कि 1125 का डिफरेंस है। तो 1125 का ब्याज मिला होगा, कैलकुलेट कर लीजिए। इसमें देखिए अगर आप इसको 3 से डिवाइड करें तो 5 × 15 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 6 × 18 हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर 3 दूनी का 6 हो जाएगा, 5 × 15 हो जाएगा। 25 से इसको डिवाइड करें तो यहाँ पर 25 दूनी का 50, 25 दूनी का 50, 25 5 125, 25 चौके 100, 25 5 125, यही तो होगा। ठीक है, 5 से इसको डिवाइड करें 9 × 5 = 45 हो जाएगा। 9 से इसको डिवाइड करेंगे 25 × 9 = 225 हो जाएगा। ठीक है, 25 से 100 डिवाइड होगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। तो आया क्या r/4 इस साइड बचा और ये बराबर की साइड आपके पास 1 बचा। तो r बराबर कितना आ जाएगा 4%, यानी कि 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट थी। अब इसमें देखिए हालांकि ये प्रश्न तो आसान सा है लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर सकता है। देखिए यहाँ पर ये डायरेक्ट दिखाई पड़ना चाहिए आपको। देखिए 2 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा x + 2 बचेगा और ये 2x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x + 2, ये आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ना चाहिए था। यहाँ पर देखिए 1/x + 2, 1/x + 2, 1/x + 2 हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ पर तो 2x बचा प्लस के अंदर। यहाँ पर देखिए x 1/x + 2 तो बाहर जा चुका है तो 1/2 यहाँ पर बचेगा माइनस के अंदर, ये 12 माइनस का x। यहाँ पर देखिए ये 1/x + 2 तो बाहर जा चुका है, बट्टे के अंदर 2x बचा। इसको सोल्व कर लीजिए, बराबर की साइड को हम बाद में सोल्व कर देंगे तो ये बराबर ये आपके पास x + 2 और यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 2x + 1/2 माइनस यहाँ पर देखिए 2x का अगर आप 12 में डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी का 12, 6/x आ जाएगा ना, ये माइनस में आएगा 6/x,
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स से एक्स कट जाएगा यानी कि 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1/2 1/2 प्लस करेंगे 1 होगा, तो 1/x प्लस का 2 ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस का 1 माइनस का 6/x, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x 1/x प्लस का 2 ब्रैकेट के अंदर बटे के अंदर होगा x, ये 2x² हो जाएगा, ये प्लस का x, ये माइनस का 6x, ये सॉरी माइनस का 6। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x के इसमें गुणा करा दीजिए, ये आपके पास यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 2x² प्लस का x माइनस का 6 बटे के अंदर x² प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, और ये बराबर की साइड इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा था, ये आपके पास यहाँ पर इसको सोल्व किया तो यहाँ पर देखिए ax प्लस का b बन जाएगा, ax प्लस का b और बटे के अंदर x आ जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस गुणा कर देते हैं। ठीक है, तिरछा गुणा करा देते हैं, x के इस ब्रैकेट से गुणा कराएंगे और इस ब्रैकेट के यहाँ पर इस ब्रैकेट से गुणा कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहले इसको गुणा करा देते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पर इस साइड लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, 2x का क्यूब प्लस के अंदर x² माइनस का 6x, ये बनेगा बराबर की साइड में इस ब्रैकेट की इससे गुणा करा देते हैं, x² के पहले इस ब्रैकेट से गुणा कराते हैं तो ax का क्यूब प्लस bx² बनेगा, प्लस के अंदर 2x की इससे गुणा करा देते हैं तो ये 2ax² बन जाएगा, प्लस ये 2bx बन जाएगा, 2bx कंपेयर करा लीजिए। अगर आप यहाँ पर देखें तो x की पावर 3 का गुणांक यहाँ पर 2 है, यहाँ पर बराबर की साइड x की पावर 3 का गुणांक a है, यानी कि a बराबर कितना होना चाहिए, 2। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखें x का गुणांक यहाँ पर प्लस का 2b है, इधर x का गुणांक अगर देखें तो माइनस का 6 है, तो 2b बराबर क्या होना चाहिए, माइनस का 6, तो b बराबर क्या होना चाहिए, माइनस का 3। तो a और b की वैल्यू आपके पास आ चुके हैं, आपको a इंटू में b का मान कैलकुलेट करना था। तो a इंटू में b जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू में क्या कर देंगे, माइनस का 3 कर देंगे, यानी कि माइनस का 6 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 1 लाख के मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा, 24,000। डायरेक्ट दिखाई पड़ना चाहिए, ये देखिए 1 लाख। ठीक है, और यहाँ पर जो है 2 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 12, PRT डिवाइडेड बाय 100 वाला मैंने फॉर्मूला यूज़ किया, 20 से 20 12 दूनी का 24,000 आंसर। इसमें देखिए एक परिवार अपनी आय में से जो 15% की बचत करता है और शेष राशि 3 प्रकार के वे स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन पर खर्च कर देता है। ठीक है, अनुपात में वे करता है, और आय शिक्षा पर किए गए वे के 3 गुने से 300 रुपये कम है। बचत और स्वास्थ्य पर किए गए वे में कितना अंतर। देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे भाई, टोटल आप अगर इनकम यहाँ पर 100 यूनिट मान लें तो इसका 15% इसने बचा लिया, यानी कि सेविंग क्या है 15 यूनिट के, तो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हेल्थ और ये शिक्षा यानी कि एजुकेशन और भोजन यानी कि फूड पर किया गया वे का रेशियो आपको बताएगा 1:2:2। टोटल करें तो टोटल 5 यूनिट हो रहा है, और टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास कितना है 85 यूनिट का है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 85, डेटा यहाँ पर 17 गुना लिखा हुआ है, तो ये भी आपके पास 17 गुना हो जाएंगे, यानी कि 17 एकम 17, 17 दूनी का 34, 17 दूनी का 34। आपको क्या करना है यहाँ पर, बचत और स्वास्थ्य, बचत 15 यूनिट और स्वास्थ्य पर यानी कि 17 यूनिट, इनके बीच जो है अंतर कितने का ये आपको कैलकुलेट करके बताना। तो डिफरेंस देखिए यहाँ पर 2 यूनिट का, इसी 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 2 यूनिट की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए आपसे प्रश्न में बताया गया आय जो है शिक्षा पर किए गए वे के 3 गुने से 300 रुपये कम है। आय हमने 100 रुपये मानी है, और ये यहाँ पर शिक्षा पर किया गया वे 34 यूनिट है, इसका 3 गुने से 300 रुपये कम है, ये प्रश्न में बोला गया। ठीक है, तो 34 का 3 गुणा करेंगे 102 होगा। देखिए सबसे पहले तो हम इसके कैलकुलेशन, ये जो डेटा है हमने यूनिट में मान रखा है, इसकी कैलकुलेशन हम इसके साथ नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ पर ये यूनिट हमारे पास अलग हो जाएगी, ये हमारे हिसाब से माना हुआ डेटा है, इसकी कैलकुलेशन हम इसके साथ नहीं करा सकते। ठीक है, ये 102 होगा, ये 100 इधर होगा माइनस, तो यहाँ पर ये 2 बचेगा और ये 300 इधर आ जाएगा, यानी कि 2 बराबर कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाएगी 300 रुपये आ जाएगी, और हमें यही कैलकुलेट करके बताना था भाई, आपको 2 यूनिट की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी थी, इनका डिफरेंस 2 यूनिट का था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके पास आंसर हो जाएगा।
एक पिज़्ज़ा बनाने के लिए चीज़ और सॉस का अनुपात आपको बताया गया। यदि रमा एक निश्चित संख्या में पिज़्ज़ा बनाने के लिए 15 कप सॉस का उपयोग करती है तो उन पिज़्ज़ा के लिए कितने कप चीज़ का उपयोग किया जाएगा। देखिए चीज़ और यहाँ पर ये सॉस, इनका रेशियो आपको बताएगा 1:1/2। पूर्णांक में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से बोथ साइड आप गुणा करा देंगे, यानी कि आपके पास 2:1 आ जाएगा। ठीक है, 2:1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको बताया गया कि 15 कप जो है सॉस का उपयोग किया जाता है, यानी कि इस 1 यूनिट की वैल्यू 15 बताई गई है। तो यहाँ पर चीज़ कितनी हो जाएगी, ये भी 2 ना होकर 2 का 15 गुणा करेंगे, यानी कि 30 कप यहाँ पर चीज़ के लगेंगे। ऑप्शन नंबर 4। के का वह न्यूनतम मान ज्ञात करें जिसके लिए जो है ये संख्या 7 से विभाज्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन से आपको चेक कराना पड़ेगा। न्यूनतम मान सबसे पहले 1 हम यहाँ पर रख के पुट करके चेक करेंगे। तो ये 7864113 ये आपके पास संख्या हो जाएगी। 7 से चेक करते हैं डिवाइड है कि नहीं। भाई 11/7 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 11 एकम 11 हो जाएगा, 11/7 हो जाएगा। 1 बचा, 11 एकम 11 और 1 सेकेंड, 786 ये 13। ठीक है, 11/7 ये आपके पास 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 11/7 हो जाएगा। और बचेगा कितना, 1 बचेगा। 7 दूनी का 14 होगा और यहाँ पर जो है 2 बचेगा। 7 त्रिका 21 हो जाएगा, 3 बचा। और यहाँ पर 7 के 28 हो जाएगा, 3 बचा। और ये आपके पास 33 हो जाएगा। 7 से डिवाइड है ही नहीं, छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 2 चेक करेंगे क्योंकि न्यूनतम वैल्यू 2 है। तो ये 7864223 हो जाएगी। 7 से डिवाइड करेंगे तो 11/7 इसके बाद यहाँ पर 7 दूनी का 14, 7 त्रिका 21, फिर यहाँ पर 7 के 28। इस बार यहाँ पर 4 बचेगा और उतारेंगे 3, 43 यहाँ पर 7 से डिवाइड नहीं है, छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पर 4 से चेक करेंगे तो यहाँ पर जो है 7864443। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 11/7 7 दूनी का 14, 7 त्रिका 21 और 7 के 28। इस बार यहाँ पर 6 बचेगा, उतारेंगे 3, 63, 7 नंबर 63। ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको न्यूनतम वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी थी। एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की हानि उठाता है। एक छात्र ने सभी 200 प्रश्नों के उत्तर दिए और 500 अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इसने x प्रश्न गलत किए। ठीक है, अब एक प्रश्न 4 अंक का था, यानी कि 4 अंक तो ये गए। ठीक है, सभी प्रश्नों के 4-4 अंक तो ये गए। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रश्न गलत होने पर 1 अंक की कटौती होती है, यानी कि x प्रश्न इसने गलत किया तो x गुणा में 1 यहाँ पर ये कट गए, यानी कि ओवरऑल इतना माइनस मार्किंग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 200 प्रश्न इसने सही किए थे और एक प्रश्न का अंक कितना था, 4 अंक था। तो गुणा करें तो यहाँ पर उस हिसाब से अगर 200 के 200 सही प्रश्न होते तो यहाँ पर 800 अंक मिलने चाहिए थे, बट मिला कितना, 500 मिला, यानी कि 300 कम मिला। तो ये 300 जो है माइनस मार्किंग हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बराबर जो है 300 होना चाहिए। तो यहाँ से 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और x हमने जो है यहाँ पर रोंग प्रश्न यानी कि गलत प्रश्नों के संख्या जो है वो हमने यहाँ पर मानी है। ठीक है, तो सही प्रश्नों की संख्या जो है वो एक्चुअल में क्या हो जाएगी भाई, सही प्रश्नों की संख्या जो है वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे। टोटल इसने 200 प्रश्न सही किए थे, 200 प्रश्न इसने इसके उत्तर दिए थे। ठीक है, इसमें से 60 प्रश्न इसने गलत कर दिए। तो टोटल कितना बचा, 140 बचा, यानी कि 140 प्रश्न जो है इसने सही किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।